सभी को नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के अर्धवार्षिक परीक्षा के जो मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा की थी। आज हम इवनिंग शिफ्ट के प्रश्न पत्र पर बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न पत्र समान पाठ्यक्रम से बनते हैं, इसीलिए समान रूप से सभी बच्चों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आपने इन्हें तैयार कर लिया तो वार्षिक परीक्षा में भी आपको इससे बहुत अधिक मदद मिलने वाली है। तो इसीलिए दोनों प्रश्न पत्र आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर जिसमें कुल 3 खंड हैं, खंड क, ख और ग, और इन तीनों ही खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहला खंड है क, अपठित बोध पर आधारित, यानी इसमें दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस गद्यांश को आप स्वयं पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बढ़ती आबादी मानव अस्तित्व के लिए डैश बन गई है। क्या बन गई है? आशीर्वाद, वरदान, अभिशाप या कामयाबी? तो इसका उत्तर होगा ग, अभिशाप। दूसरा प्रश्न, बढ़ती आबादी के कारण क्या हुआ है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों में कमी आई है, जलवायु परिवर्तन में वृद्धि देखी जा रही है, या स्वस्थ समाज के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है। इसी पर ही 3 कथनों को देखते हुए ये 4 विकल्प दिए गए हैं, और इनमें चूंकि ये तीनों के तीनों बिंदु ही सही हैं, इसलिए विकल्प घ सही होगा, 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति का समाज को क्या योगदान रहा? 4 विकल्प हैं। मृत्यु दर को बढ़ा दिया है, मृत्यु दर को कम कर दिया है, जनसंख्या को कम कर दिया है, या मानव जीवन काल को कम कर दिया है। इसका उत्तर है ख, मृत्यु दर को कम कर दिया है। चौथा प्रश्न, वर्ष 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी, किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी को गिनती करें। अगला 5वां, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत क्यों की गई? इस गद्यांश के आधार पर पता चलता है विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न जनसंख्या संबंधी मुद्दे की तात्कालिकता और महत्व को संबोधित करने के लिए की गई। छठा प्रश्न, आज लोगों द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा का मुख्य आधार क्या है? तो हिंसा का मुख्य आधार है लिंग, जातीयता, वर्ग, धर्म, यौन अभिविन्यास, विकलांगता आदि। और 7वां प्रश्न, जनसंख्या से जुड़े जोखिम के बारे में लोगों को शिक्षित करना क्यों आवश्यक है? लोगों को शिक्षित करना इसलिए आवश्यक है ताकि स्वस्थ समाज बन सके और वर्तमान में जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उनको रोका जा सके, आने वाली पीढ़ी के लिए जनसंख्या संबंधी जागरूकता फैलाई जा सके और जनसंख्या संबंधी जोखिमों के लिए उन्हें पहले से ही सचेत किया जा सके। दूसरा प्रश्न अपठित पद्यांश पर आधारित, और इस पद्यांश को आप पढ़ लीजिए व इस पर दिए गए जो प्रश्न हैं उन्हें देख लीजिए। पहला प्रश्न है, केंद्रीय भाव संबंधी उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन है। पहला, आम जन के प्रति संवेदनहीन सत्ता अपने स्वार्थ में चूर है। दूसरा, सत्ता में बैठे लोग आम जन की असुविधा को दूर करना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। तीसरा, बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर ही ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल पहला ही कथन सही है, इसलिए विकल्प क सही होगा। दूसरा, यहाँ भी कथन और कारण वाला ही ये प्रश्न है। इसमें कथन दिया गया है, पूरा समाज वर्षों से भ्रष्टाचार की समस्या से जूझ रहा है, और इसका कारण है
सत्ता में बैठे लोग आम जनता की समस्या के प्रति संवेदनहीन हैं। तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमें तीसरा विकल्प चुनना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं। तीसरा भाग है, आकाश में घना कोहरा क्या है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ दिया गया जो घना कोहरा, बादल, व्यक्तिगत आलोचना, घना अंधेरा या फिर अत्यधिक ठंड। तो उत्तर होगा व्यक्तिगत आलोचना, यानी ख वाला। चौथा प्रश्न है, लोगों की नसों में खौलते रक्त को क्या बताया गया है? तो लोगों की नसों में खौलते रक्त को क्षणिक उत्तेजना बताया गया है, क्षणिक उत्तेजना। आगे पांचवा प्रश्न देख लीजिए, कवि ने कविता में किन पर व्यंग्य किया? तो कवि ने सत्ता में बैठे हुए लोगों पर व्यंग्य किया और इसी कारण उनकी आलोचना भी की। छठा प्रश्न, सड़क पर कीचड़ बिछी होना में क्या भाव निहित है? तो कीचड़ बिछे होने से मतलब है कि समाज में चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और लगभग हर व्यक्ति उसी में ही लिप्त हो रखा है। आगे आया खंड ख, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक पर आधारित है। इसमें पहले प्रश्न को देखेंगे, भारत का पहला हिंदी का साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? संचार के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। अगला प्रश्न है, जनसंचार की परिभाषा बताते हुए उसके कार्य बताइए। तो जनसंचार क्या है? जब प्रत्यक्ष रूप से संवाद न करके किसी भी तकनीक या फिर यांत्रिकी की मदद से समाज के बड़े वर्ग के साथ संवाद करने का प्रयास किया जाता है, उसे जनसंचार कहते हैं। और इसके कार्यों में क्या आएगा? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी रखना, एजेंडा तैयार करना आदि। आगे चौथा प्रश्न, दी गई स्थिति अथवा घटना के आधार पर किसी एक विषय पर दृश्य लेखन करना है। तो दृश्य लेखन के लिए एक पूरा पहले भी वीडियो आपके पास है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन तीनों विषयों में से किसी भी एक विषय पर दृश्य लेखन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक अच्छा दृश्य लेखन वही होगा जिसमें दो भाग होंगे। एक तो घटना अथवा वस्तु स्थिति का वर्णन, जिसमें कि हम स्थान, समय, दृश्य संख्या, पात्र, ये चारों चीज़ें लिखते हैं। और दूसरा, उसमें कुछ ना कुछ संवाद भी डालते हैं और अंत करते हैं कट टू पर। तो आप तीनों में से किसी भी एक विषय पर दृश्य लेखन कर सकते थे। आगे पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र अथवा आवेदन पत्र लिखिए। तो ये जो पहला पत्र दिया गया, यह है जल आपूर्ति अधिकारी को। तो इसमें आपने उप परीक्षा भवन, फिर दिनांक और उसके बाद दिल्ली लिखने के बाद 3 पंक्तियां लगातार लिखनी थी। पहली पंक्ति में जल आपूर्ति अधिकारी, दूसरी पंक्ति में जल विभाग और तीसरी पंक्ति में दिल्ली। फिर विषय लिखेंगे कि पर्याप्त एवं नियमित रूप से पानी न मिलने की शिकायत हेतु या पानी न मिलने के बारे में, बस यहीं तक। और उसके बाद विषय वस्तु में आप अपनी समस्या बता देंगे कि हम किस क्षेत्र के निवासी हैं और हमारे क्षेत्र में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा, नियमित रूप से नहीं आ रहा, और जब भी आता भी है तो उसका दबाव इतना कम होता है कि लोग आसानी से उसे भर नहीं पाते हैं, और नियमित रूप से न आने की वजह से बहुत अधिक कठिनाई हो रही है। इस तरह से आप अपनी समस्याएं बता देंगे। और अंत में कि यदि मेरे इस पत्र के माध्यम से अधिकारियों का ध्यान इस दिशा में जाए तो वे शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। और नीचे भवदीय में क्या लिखेंगे आप? क ख ग लिख सकते हैं, या अपने क्षेत्र का जो भी नाम आपने ऊपर पत्र में लिखा वही लिख दीजिए, क्षेत्र के निवासी। और अथवा के बाद जो दूसरा यहाँ पर आवेदन पत्र बोला गया है, यह स्ववृत्त वाला आवेदन पत्र है, क्योंकि इसमें देखिए क्या कहा गया,
आपका नाम सुमन अथवा सुरेश है, आप पत्रकारिता में स्नातकोत्तर का अध्ययन पूरा कर चुके हैं, यानी एमए की डिग्री आप ले चुके हैं, और किसी जाने माने समाचार पत्र में पत्रकार के पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर भी शुरुआत तो आप ऊपर वाले पत्र की तरह ही करेंगे, परीक्षा भवन, दिनांक और स्थान दिल्ली लिख दीजिए। लेकिन उसके बाद जो 3 पंक्तियां देनी है, उसमें पहली पंक्ति में या तो आप लिखेंगे संपादक या फिर विभाग प्रमुख, और फिर दूसरी पंक्ति में समाचार पत्र का नाम लिखना होगा। जैसे उदाहरण के लिए लिख सकते हैं नवभारत टाइम्स या दैनिक जागरण और नई दिल्ली। फिर विषय में आपने क्या लिखना है, यहाँ पत्रकार के पद हेतु, इस तरह से आप विषय लिख देंगे। और जब आप विषय वस्तु शुरू करेंगे, महोदय मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि आपके समाचार पत्र में पत्रकार के लिए पद रिक्त है और मैं इसके लिए निर्धारित योग्यताएं पूरा करती हूँ या करता हूँ, तो इसी कारण मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और नीचे आपको स्ववृत्त लिखना है, जिसमें अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता और अपनी योग्यताएं, अनुभव, ये सारा कुछ आप उसके अंदर लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये पत्र आप पूरा कर सकते हैं। आगे छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न जो है प्रेस विज्ञप्ति वाला है। प्रेस विज्ञप्ति में हम क्या करते हैं, किसी भी एक रिलीज के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, जिस बात का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया हो। तो यहाँ पर अखिल भारतीय जीव संरक्षण समिति यह प्रेस विज्ञप्ति भेज रही है, तो इसी कारण आपको सबसे ऊपर तो उसी का ही नाम लिखना होगा। आप क्या लिखेंगे इसमें कि अखिल भारतीय जीव संरक्षण समिति, उसके बाद दूसरी पंक्ति में लिखेंगे प्रेस विज्ञप्ति, और फिर एक छोटा सा अनुच्छेद बना करके उस प्रेस विज्ञप्ति को आप लिख डालेंगे। और लिखी कैसे जाएगी, आप इसमें कह सकते हैं कि समिति ने आज लुप्त होते जंगली जीवों के संरक्षण के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता पर बल देते हुए यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें समिति के अध्यक्ष, कोई भी नाम दे दीजिए, उसने कहा कि हमें तत्काल कार्यवाही करनी होगी ताकि हम अपने जंगली जीवों को बचा सकें। हम सरकार, सामाजिक संगठनों और जनता से सहयोग करने का आह्वान करते हैं। समिति द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार रहेंगे: जंगली जीवों के आवासों की सुरक्षा, दूसरा शिकार और अवैध व्यापार पर रोक, तीसरा जागरूकता अभियान, और चौथा संरक्षण कार्यक्रमों का समर्थन। आप सभी से सहयोग की आह्वान करते हुए, सहयोग की आशा करते हुए हम आह्वान करते हैं। तो इस प्रकार से आपने यह विज्ञप्ति पूरी करनी है, लेकिन नीचे संपर्क, यानी वहाँ पर मोबाइल नंबर या नाम और अध्यक्ष, अखिल भारतीय जीव संरक्षण समिति और ईमेल पता, ये सब भी साथ में लिखना होगा। आगे है अथवा के बाद वाला, यह कार्यसूची से संबंधित है, जिसमें आपको सर्वोदय विद्यालय दरियागंज दिल्ली की खेल समिति की वार्षिक खेल प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व की बैठक हेतु कार्यसूची तैयार करनी थी। तो इसमें भी सबसे ऊपर तो आप विद्यालय का ये पूरा नाम लिख दीजिए कि सर्वोदय विद्यालय दरियागंज दिल्ली। उससे अगली पंक्ति में लिख दीजिए खेल समिति की वार्षिक खेल प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व की बैठक हेतु कार्य सूची। और फिर कार्य सूची में आपको सभी बिंदु डालने होंगे। जैसे पहला बिंदु डाल सकते हैं बैठक का उद्देश्य और एजेंडा तैयार करना, दूसरा प्रतियोगिता की तिथि और समय निर्धारित करना, तीसरा प्रतिभागी विद्यार्थियों की सूची तैयार करना, चौथा खेलों की सूची और नियमों का निर्धारण करना, पांचवा अंपायर और अधिकारियों की नियुक्ति करना, छठा प्रतियोगिता स्थल की व्यवस्था और सुरक्षा का प्रबंधन करना, सातवां पुरस्कार और प्रमाण पत्रों की व्यवस्था करना, आठवां प्रतियोगिता के लिए बजट का निर्धारण करना, नौवां प्रचार प्रसार के लिए योजना बनाना, 10वां आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था करना। और इस तरह से आपने कुछ बिंदु जब दे दिए तो अंत में सबसे नीचे लिखा जाएगा
बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक है। और वे कौन कौन से अधिकारी होंगे? खेल समिति के अध्यक्ष, विद्यालय के प्रधानाचार्य, खेल शिक्षक, विद्यार्थी प्रतिनिधि। और साथ में आप चाहें तो एक नोट भी दे सकते हैं, बैठक के पश्चात कार्यों के विभाजन का निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह कार्यसूची तैयार की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अब है प्रश्न संख्या 7 और इसमें पहला भाग पूछा गया, एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी का विषय क्या है? अंग्रेजी में यह किस नाम से संकलित हुई? तो एनी फ्रैंक की डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल और यह प्रकाशित हुई थी 1942 से 1944 के मध्य नाजियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को व्यक्त करते हुए। और आगे है, डायरी हमें भूलने से बचाती है कैसे? तो यह डायरी का एक उद्देश्य है कि डायरी हमें हमारी ही बातों को, हमारे ही अनुभवों को भूलने से बचाती है, क्योंकि डायरी एक अंतरंग साक्षात्कार है। यह एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसे हम स्वयं के लिए ही तैयार करते हैं और इसीलिए जब हम इसे दोबारा से पढ़ते हैं तो अपने पुराने संजोए हुए अनुभवों को दोबारा जीने का यह हमें मौका देती है और हम इसके माध्यम से अपनी जीवन की उन घटनाओं को या उत्तेजनाओं को भूल नहीं पाते जिनका वर्णन हमने इसमें कर दिया होता है। तो इस प्रकार से यह हमें भूलने से बचाती है। आगे खंड ग देखें और इसमें अंतरा व अंतराल भाग 1 के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। जो 8वें प्रश्न में ये पठित पद्यांश है, इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला भाग, काव्यांश के अनुसार शासक कैसा है? तो इस काव्यांश के अनुसार देख करके पता चलता है शासक विवेकहीन है। यानी ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से दूसरे वाला विकल्प बिल्कुल सही है, विवेकहीन। आगे बढ़ेंगे और दूसरे भाग को देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन प्रस्तुत किया गया है? 4 विकल्प दिए गए और इनमें से ग वाला विकल्प सही है, सामंती वातावरण। आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाग को भी देख लेते हैं। मूक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ पर दरबारी, राजा, सैनिक या फिर सेनापति। तो किसके लिए किया गया है? यह किया गया है दरबारी के लिए, यानी क वाला विकल्प सही होगा। आगे चौथा भाग, मध्यकालीन राजा का जीवन कैसा था? तो 4 विकल्प में दिखाई दे रहे हैं, निडर एवं साहसिक, भोग विलासिता से पूर्ण, प्रजा की सुख दुख से परिपूर्ण या फिर सामाजिक एकता से परिपूर्ण। तो सही उत्तर होगा ख वाला, भोग विलासिता से पूर्ण। आगे बढ़ेंगे 5वें प्रश्न की ओर। सही कथनों का चयन करना है और इसमें कथन दिया गया, दरबारी वातावरण का यथार्थ परक चित्रण किया गया है। और दूसरा कथन है, कला एवं कलाकार की कद्र एवं प्रोत्साहित किया जाता है। और तीसरा है, दरबारी चाटुकारिता एवं दंभपूर्ण वातावरण है। तो इसमें सही उत्तर होगा ग वाला, जिसमें पहला और तीसरा कथन सही है लेकिन दूसरे वाला गलत है। कला और कलाकार की कद्र या प्रोत्साहन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। आगे 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न जो है यह हमारे काव्य खंड पर आधारित है और 2-2 अंकों वाले प्रश्न हैं, तो ज़्यादा लंबे उत्तर तो नहीं दिए जाएंगे। पहला भाग, अरे इन दोहुन राह ना पाई में कबीर ने हिंदू मुसलमानों के किन आडंबरों एवं कुरीतियों की निंदा की है? तो कबीर ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने धर्म की झूठी प्रशंसा करते हैं और छुआछूत पर जोर देते हैं और ये एक दूसरे के धर्म की कमियां निकालते हैं, परंतु वास्तव में दोनों ही धर्मों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। मुसलमान मांस का भक्षण करते हैं और हिंदू वेश्या के पैरों तले सो जाते हैं। मुसलमानों में शादी ब्याह अपने ही घर के नज़दीकी रिश्तेदारों में कर दिया जाता है।
तो इस प्रकार दोनों ही संप्रदायों में कथनी और करनी में अंतर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। पंत जी ने नदी तट का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो नदी तट का वर्णन करते हुए सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि नदी के तट पर शाम को मंदिरों में आरती शुरू हो जाती है, शंख और घंटे बजने लग जाते हैं, पानी में कंपन सा उत्पन्न हो जाता है और नदी तट पर बूढ़ी विधवा स्त्रियां बगुले के समान जप तप में लीन बैठी हुई दिखाई देती हैं। मंदिर के कलश पर सूर्य की स्वर्णिम लालिमा पड़ जाती है, जिससे कि उसकी चमक और अधिक बढ़ जाती है। अगला, गिरिधर नार नवावती। ये जो तीसरा प्रश्न है, गिरधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? तो यहाँ सखी का आशय है कि गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण की नार यानी गर्दन को भी यह मुरली झुका देती है, क्योंकि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं उस समय उनकी गर्दन एक ओर झुकी हुई होती है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु देखकर ऐसा लगता है जैसे मुरली के एहसान तले दबने से उनकी गर्दन झुक गई हो। तो इस प्रकार कहने से गोपियों का मुरली के प्रति सोतिया डाह व्यक्त होता है। आगे 10वें प्रश्न को देखें। यह सप्रसंग व्याख्या वाला है। सप्रसंग व्याख्या आपको पता ही है कि हम 3 मुख्य भागों में करते हैं, एक तो संदर्भ, दूसरा प्रसंग और तीसरा व्याख्या, लेकिन चौथा विशेष का बिंदु देना भी अनिवार्य है, क्योंकि इसमें एक एक अंक का संदर्भ और प्रसंग और एक अंक का विशेष भी होता है और बीच के 3 अंक जो हैं वो व्याख्या के होते हैं। तो आपको इसके व्याख्या का तरीका आता ही होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यह जो पहला पद्यांश है यह लिया गया है संध्या के बाद कविता में से और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। और इसकी व्याख्या आप अगर देखना चाहें तो पहले से वीडियो आपके पास है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरे वाला जो अथवा के बाद दिया गया यह है खेलन में को काको गुसैया, यह सूरदास के पद से लिया गया है, यानी कविता का नाम हो जाएगा पद और कवि हो जाएंगे सूरदास। इसका भी आप पूरा वीडियो आपके पास है, व्याख्या अच्छे से देख सकते हैं, मगर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष इन्हीं 4 बिंदुओं में इसे आप दीजिएगा। आगे 11वें प्रश्न को हम देखेंगे। निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी यह पठित गद्यांश पर आधारित हैं और इसके प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया वह क्या है? पहला प्रश्न, अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही विकल्प है उसे हमें छांटना है और सही विकल्प क्या होगा? ग वाला। चिमटा खरीदने का कारण दादी की उंगलियां जलना बताने पर। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। गद्यांश में किस त्योहार का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है ईद का। जब पाठ का नाम ही ईदगाह है, स्पष्ट पता चलता है कि ईद के त्योहार का वर्णन है। क वाला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। प्रस्तुत गद्यांश में हामिद की किन विशेषताओं का वर्णन मिलता है? तो जो ये विकल्प दिए गए हैं उस एक पर उन पर हम नज़र डालेंगे। इसमें पहला जो विकल्प है त्यागी, विवेकी और लड़ाकू, इसके अंदर लड़ाकू गलत हो गया, इसी वजह से यह नहीं हो सकता। दूसरे वाले में सद्भावी, विवेकी और स्वार्थी गलत हुआ, इसलिए यह भी नहीं हो सकता। तीसरे में त्यागी, विवेकी एवं लालची भी नहीं था वो, इसलिए यह भी गलत है। तो चौथे वाला ही ठीक है, घ त्यागी, सद्भावी एवं विवेकी। आगे चौथा प्रश्न, मेले से हामिद ने क्या खरीदा? यह तो बहुत ही सरल है, मेले से हामिद ने चिमटा खरीदा, यानी क वाला सही विकल्प होगा। आगे 5वां भाग कथन और कारण वाला है। यह भी इसमें कथन दिया गया है कि कहानी में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है और इसका कारण है हामिद अपनी खुशियां न्योछावर करते हुए दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो इसमें ये दोनों ही बातें सही हैं,
इसी कारण विकल्प का कथन और कारण दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, दोपहर का भोजन कहानी में निम्न मध्य वर्गीय जीवन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो जो ये पहला भाग है इसके अंदर हम कहेंगे कि दोपहर का भोजन कहानी में निम्न मध्य वर्गीय जीवन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण हुआ है, क्योंकि इसमें गरीबी से जूझता हुआ एक ऐसा परिवार है जिनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त कुछ नहीं है, क्योंकि परिवार का मुखिया बेरोजगार है और पत्नी सिद्धेश्वरी बड़ी कठिनाई से खींचतान करके घर का खर्च चला रही है। घर की हालत इतनी खस्ता है कि सभी सदस्य भूख होने के बावजूद आधा पेट खा करके ही उठ जाते हैं और यहाँ तक कि बीमार बेटे प्रमोद के इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इस प्रकार एक परिवार की गरीबी को देखते हुए उनकी त्रासदी का बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो यह टार्च बेचने वाले कहानी में से लिया गया है। इसमें यह कहा गया कि भव्य पुरुष लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कहते थे कि जहाँ अंधकार होता है वहीं प्रकाश भी होता है, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है। और इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी अज्ञान का अंधकार है और उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान की टॉर्च, ज्ञान की रोशनी जरूरी है। मनुष्य की जो बुराइयां हैं उनमें उसकी अच्छाइयाँ भी हमेशा दबी रहती हैं, जिन्हें जगाने की ज़रूरत होती है। तो जिस प्रकार अंधकार के बाद, रात के बाद सुबह होती ही है, इसी प्रकार यदि प्रयास किया जाएगा तो ज्ञान के माध्यम से अज्ञानता के अंधकार को भी दूर किया जा सकता है। आगे तीसरा प्रश्न, गूंगे कहानी के आधार पर गूंगे के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो गूंगे के चरित्र के बारे में हम कह सकते हैं कि वह स्वाभिमानी है, ईमानदार है, सहनशील है और वह प्रकृति से ही भाग्य विहीन है, क्योंकि बचपन से ही वह बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो यह उसके चरित्र की विशेषताएं हुई। अगले 13वें प्रश्न को देखेंगे। यह गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या वाला है और इसमें देखते ही पता चल रहा है कि ये गूंगे कहानी का लिया गया है। गूंगे कहानी है और उसके लेखक होंगे रांगे राघव। इसको भी आप उसी तरह से 4 बिंदुओं में ही देंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। और यहाँ अथवा के बाद जो सप्रसंग व्याख्या के लिए दिया गया गद्यांश वह लिया गया है दोपहर का भोजन में से और इसके लेखक हैं अमरकांत। अब अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न। यहाँ हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, अंतराल पर आधारित है और पहले प्रश्न को देख लेते हैं। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ में मकबूल के पिता की कौन सी विशेषताएं उभर कर आई हैं? तो बता सकते हैं कि इस पाठ में मकबूल के पिता एक आदर्श पिता के रूप में उभर कर आए हैं, क्योंकि वे हर हाल में अपने पुत्र की खुशी चाहते हैं और वे एक भविष्य दृष्टा भी हैं, जो कि ये पहचान लेते हैं कि उनके पुत्र में किस प्रकार की प्रतिभा है और उस प्रतिभा को उभारने के लिए प्रयास करते हैं। और साथ ही उदार हृदय हैं, क्योंकि जब मकबूल अपनी किताबें बेचकर भी ऑयल पेंटिंग का सामान खरीद लेता है तो उसकी पेंटिंग को देखकर वे उसे डांटने मारने की बजाय खुशी से गले लगा लेते हैं और उसे पूरी तरह से प्रोत्साहन देते हैं कि जाओ और रंगों से अपनी ज़िंदगी को भर दो। अगला प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था और अब उसमें क्या बदलाव आया है? तो इसका उत्तर होगा, कला के प्रति पहले लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं था। लोग ये समझते थे कि यह समय व्यर्थ करने का शौक़ है, अमीरों का, राजा महाराजाओं का शौक़ है और इसे केवल अमीरों की दीवारों की शोभा माना जाता था और कला को
अच्छी नज़र से ना देख करके बुरी नज़र से देखा जाता था। लेकिन आज लोगों की सोच में परिवर्तन आ चुका है। अब लोग कला को पूरा सम्मान देते हैं। कला आम जनजीवन तक पहुंच चुकी है। यह लोगों के दिलों और आम लोगों की दीवारों तक भी अपना स्थान बना चुकी है। कलाकारों को पूरा सम्मान दिया जाता है और इसी कारण प्रायः विभिन्न स्थानों पर कला प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं और अनेक वर्कशॉप लगा करके कला के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। और तीसरा है, दुकान पर बैठे बैठे मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिव्यक्त होता है। तो मकबूल जब दुकान पर बैठता था तो वहाँ भी वह दुकान के कार्यों पर कम ध्यान देता था और कला पर अधिक ध्यान देता था। वह दुकान पर बैठे बैठे भी विभिन्न प्रकार के चित्र बना देता था, जैसे घूंघट ताने हुए मेहतरानी का, गेहूं की बोरी उठाए हुए मजदूर का, गेहूं की बोरी उठाए हुए मजदूर और उसकी पेंच वाली पगड़ी, पठान की दाढ़ी, माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत, बकरी के बच्चे। इस प्रकार के विभिन्न स्केच वह तैयार करता था और शाम होते होते वह 20 स्केच बना डालता था और इससे पता चलता है कि उसके भीतर का कलाकार दुकान पर बैठे बैठे भी अपनी अभिव्यक्ति करता रहता था। तो इसी के साथ ही ये प्रश्न पत्र पूर्ण हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी प्रश्न में किसी तरह की कोई दुविधा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। मैं बताने की कोशिश करूंगी और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।